बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था और उसमें चैप्टर था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस, जॉइंट कॉस्ट, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट थी। इन सारे टॉपिक्स का एक ही बार में हमने जो है वो एमसीक्यूज सॉल्व करने थे। उसमें हमारे जो एमसीक्यूज की जो तरतीब थी वो ये थी कि 163 से लेके 173 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट लेंगे, उससे ओनवर्ड स्टार्ट लेंगे, 174 से लेके ओनवर्ड हम उनको सॉल्व करेंगे। और आज के सेशन में हम अपने एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो मुकम्मल कर लेंगे। और इसको मुकम्मल करने के बाद फिर हमारे यहाँ दो ही चैप्टर रह जाएंगे। दो चैप्टर कहें या एक ही टॉपिक कहें, और वो होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस का। इसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस स्टार्ट लेंगे और फिर उस तरह हमारा एफसीएमए का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं 174 से। आप भी रीड करें, मैं भी इसको जो है वो थोड़ी देर तक सॉल्व करता हूँ। हम्म। तो ये सवाल जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग का है। और इसके अंदर जो डाटा दिया गया है वो डाटा कुछ इस तरह से है कि एक ही कंपनी जो है वो चार किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें से पहली तीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और जो चौथी प्रोडक्ट है उसको हम बाई प्रोडक्ट कहेंगे। क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट नंबर 4 के लिहाज से उसने खुद ही लिखा हुआ है कि ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हो गया डाटा। फिर वो बता रहा है कि जॉइंट कॉस्ट कितनी अदा की है, 277,000। ये जॉइंट कॉस्ट अदा की है। और इस जॉइंट कॉस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे के सारे पैसे चार प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च हुए हैं, इसलिए उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। जब कोई भी कॉस्ट हम इनकर करते हैं और मोर देन वन प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। अगर उर्दू में इसको कहना चाहें तो उसको मुश्तरका कॉस्ट कहते हैं। मुश्तरका कॉस्ट या कंबाइंड कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द यूनिट कॉस्ट वैल्यूएशन फॉर द प्रोडक्ट्स 3। वो कहता है कि जी यूनिट कॉस्ट बताएं प्रोडक्ट 3 की। सिर्फ प्रोडक्ट 3 की यूनिट कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, यूजिंग द सेल्स रेवेन्यू बेसिस फॉर एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट। वो कहता है कि जब इन प्रोडक्ट्स के अंदर जब कॉस्ट एलोकेट की जाएगी तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, सेल्स रेवेन्यू मेथड यूज किया जाएगा। बाय द वे मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के तीन मेथड हैं। उसमें तीन मेथड में सबसे पहला मेथड है नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मेथड, और उसमें दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू मेथड, और तीसरा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड के जरिए जो है वो सवाल में हमने सॉल्व करना होता है। और एक वक्त में एक कंपनी एक ही मेथड यूज कर रही होती है। जो इसमें कॉस्ट एलोकेशन का जो मेथड है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि किस मेथड के जरिए जो है ना वो कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कंपनी ने खुद ही फैसला किया है कि सेल्स रेवेन्यू मेथड यूज करते हुए हम कॉस्ट एलोकेट करेंगे। और कॉस्ट एलोकेट करने के बाद प्रोडक्ट 3 की कॉस्ट एलोकेट करने के बाद फिर उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी उसके हिस्से की कॉस्ट आएगी उसको उसके नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे। और प्रोडक्ट 3 के यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो हमने जब उसको उसकी पोर्शन ऑफ द कॉस्ट से डिवाइड करना है 20,000 को, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। देखिए जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूँ कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा। प्रोडक्ट 3 पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, इज इक्वल टू
प्रोडक्ट थ्री कॉस्ट और बाय द वे इस फार्मूले के अंदर ये लिखना भी ज्यादा अच्छा है, एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मैं यहाँ पर यूनिट प्रो लिख रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा सा मुझे लिखना कम पड़ेगा, तो मैं प्रोड्यूस की जगह पे प्रो लिख रहा हूँ। ठीक है, चले। अब इस फार्मूले के लिहाज से हमें अब क्या क्या चीजें चाहिए हैं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो हमें दिया हुआ है, जो डिवाइजर में दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वो तो दिया हुआ है, कितने हैं, 20,000 यूनिट से। ठीक है, तो ये 20,000 यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमारे पास फिलहाल प्रोडक्ट थ्री की एलोकेटेड कॉस्ट नहीं दी हुई, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल जॉइंट कॉस्ट। मैं लिखता हूँ टोटल जेसी, जॉइंट कॉस्ट की जगह पे क्या लिखूंगा, टोटल जेसी। ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 2,77,000 डॉलर। ठीक है, और एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हम जॉइंट कॉस्ट में से बाई प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू है वो माइनस करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट फोर, प्रोडक्ट फोर, जिसको हम उर्फे आम में बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बाई प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, प्रोडक्ट फोर है। तो मैंने क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट फोर को माइनस कर देना है, और वो प्रोडक्ट फोर का रेवेन्यू क्या होगा, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 3500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और एक यूनिट कितने का बेचेंगे, $2 का। तो क्या करेंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाई टू, कितने पैसे वसूल होंगे हमें, 7,000 रुपये वसूल होंगे। ये 7,000 पे हम माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारी ज्वाइंट कॉस्ट रिड्यूस होके कितनी रह जाएगी, 2,77,000। अब जरा देखें कि जो रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट इसे कहेंगे, रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट, रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा, इसे रिमेनिंग ज्वाइंट कॉस्ट भी कहेंगे, और इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, कॉस्ट टू बी एलोकेटेड अमंग प्रोडक्ट वन टू एंड थ्री। या फिर इसको एक तीसरा नाम भी दे सकते हैं, रिमेनिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड अमंग थ्री ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चले, इस कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है, और इसको एलोकेट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमने कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, सेल्स रेवेन्यू मेथड यूज कर रहे हैं कॉस्ट को एलोकेट करने के लिहाज से। तो हम जरा प्रोडक्ट वन टू थ्री की जो है ना वो हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और रेवेन्यू कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सेल्स रेवेन्यू
अच्छा जी, प्रोडक्ट वन के कितने यूनिट बनाए हैं हमने? 10,000 यूनिट बनाए हैं। हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी सेल्स प्राइस के साथ, 10,000 मल्टीप्लाई भाई उसकी सेल्स प्राइस है 18। तो ये हो जाएगा 18 से जरब देने के बाद ये हो जाएगा 1,80,000 डॉलर। अगर हमने ये 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, अगर हम ये बेचें तो कितने के बिकेंगे? 1,80,000 के बिकेंगे। यही हमारी सेल्स रेवेन्यू है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट टू की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट टू के कितने यूनिट बनाए हैं हमने? 20,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी सेल्स वेल प्राइस के साथ। और सेल्स प्राइस दी हुई है $25 पर यूनिट। ठीक है। तो 20,000 को $25 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख डॉलर। ठीक है। और प्रोडक्ट थ्री जो है वो कितने यूनिट बनाए हैं? वो भी 20,000 यूनिट बनाए हैं। ठीक है। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी सेल्स प्राइस पर यूनिट के साथ। और सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो 20 है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400,000। 4 लाख रुपए। और इन तमाम की तमाम सेल्स वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 10,80,000। 1.8 मिलियन। 10,80,000 या 1.8 मिलियन टोटल सेल है। यहां पर ये बात याद रख लें कि हमने सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास तीन किस्म की जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। इन सारों की इंक्लूसिव सेल्स वैल्यू है 10,80,000। अब हमें सिर्फ ये कहा गया है सवाल के अंदर कि प्रोडक्ट थ्री की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो फिर प्रोडक्ट थ्री की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले प्रोडक्ट थ्री की टोटल जो कॉस्ट है, जो कि एलोकेटेड कॉस्ट है, वो कितनी है वो हम देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे P3। यहां पे मैं लिख रहा हूं P3 एलोकेटेड कॉस्ट कि P3 को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ पर फार्मूले में यही लिखा हुआ है, हमें ये चाहिए है। तो P3 की एलोकेटेड कॉस्ट क्या होगी? हमने क्या करना है? टोटल जो रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट थी 2,77,000, इसको लेना है और डिवाइड करना है टोटल सेल्स रेवेन्यू से। और टोटल सेल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 10,80,000। इस पे डिवाइड कर देंगे, 10,80,000 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट थ्री की अपनी सेल्स रेवेन्यू। और प्रोडक्ट थ्री की अपनी सेल्स रेवेन्यू कितनी है? 4 लाख। ठीक है। तो 4 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आंसर आ जाएगा आपका, जरा देख लेते हैं। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 10,80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 लाख। तो ये आंसर आ जाता है 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए आंसर आया है इसका मतलब सुने जरा। 2,70,000 थी जॉइंट कॉस्ट, पूरी कंपनी की कॉस्ट कितनी थी? 2,70,000। ठीक है। इसको तीन प्रोडक्ट्स में तकसीम करना था। तो 2,70,000 में से P3 का हिस्सा कितना निकल आया? 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि पूरी कंपनी की कॉस्ट थी 2,70,000 रुपये, जो कि तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करनी थी, तो प्रोडक्ट थ्री का उस जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा कितना है? 1 लाख है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलोकेटेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट थ्री। और यहाँ पर हम अपने फार्मूले में भी इसको मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट थ्री की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है। और फार्मूला क्या कहता है कि प्रोडक्ट थ्री की एलोकेटेड कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपए। और प्रोडक्ट थ्री के यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं? 20,000 यूनिट्स। और आंसर कितना है? आ जाएगा 5
पर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? $5। ठीक है। अब इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्लिक होती है। एग्जैक्टली हमारी ऑप्शन 3 जो है वो $5 को शो कर रही है। लिहाजा चार्ली, ऑप्शन चार्ली को हम लॉक कर देंगे। चले, यहाँ पर देखिए, अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। चले, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साथ साथ आप भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रीड आउट करें। अच्छा जी, 174 की बात है, 175, और 175 में वो हमसे जो सवाल पूछ रहा है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को रीड करें। सबसे पहले तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, जब आप सेल्स प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन 20% है। ठीक है। और प्राइम कॉस्ट इस जॉब की जो है ना वो $6,840 है। और साथ ही वो कह रहा है कि कंपनी ने 156 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज किए हैं, और 156 डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिहाज से उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो 6,840 प्राइम कॉस्ट में शामिल कर दी गई है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब कभी भी हम जॉइंट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिहाज से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम प्राइम कॉस्ट के अंदर ओवरहेड्स को जमा करते हैं। अब जरा ढूंढते हैं कि इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं। द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वो कहता है कि यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेने हैं आपने, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेने के लिहाज से आपके पास एस्टिमेटेड ओवरहेड्स भी होने चाहिए, और आपके पास एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड जो है वो एफ ओ एच दिए हुए हैं 3 लाख रुपए। ठीक है। और एस्टिमेटेड जो है वो लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं 60,000। ठीक है। तो इसके जरिए हम जो है वो ओ ए आर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग जो है ना वो साथ साथ करता जाता हूँ कि ओ ए आर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाई एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 3 लाख हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में इसका फार्मूला लिखकर दिखा दिया था। आप अपने जो मेमोरी है उसमें से ये वाला फार्मूला अराइव एट कर लें कि एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाई एस्टिमेटेड कैपेसिटी, और इस सवाल में एस्टिमेटेड कैपेसिटी डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। तो हमारा ओ ए आर कितना कैलकुलेट हो जाएगा? 5 पर आवर के हिसाब से हमारा ओ ए आर है। पर आवर 1 घंटे के हम एफ ओ एच कितने चार्ज करते हैं, या प्रोडक्शन ओवरहेड कितने चार्ज करते हैं? $5, 1 घंटे के हिसाब से। अब जरा देखें, अगर हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करते हैं, ओवरहेड एब्सॉर्ब करते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओवरहेड एब्सॉर्ब इज इक्वल टू एक्चुअल ऑर्स, एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। ये फार्मूला आपने हर बार इसी तरह ही यूज करना है कि जब कभी भी एब्जॉर्ब एफ ओ एच कैलकुलेट करने हैं तो फिर हमने ओ ए आर से उसको, एक्चुअल आवर्स को ओ ए आर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखें, 156 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा $780। 780 हमारे एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हैं। ठीक है। अब हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो गया। ये सारी की सारी वर्किंग थी हमारी। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द जॉब बी सोल्ड, कि जॉब कितने में सोल्ड करेंगे, कितने में बेचेंगे। तो पहले हम जो है ना वो जॉब कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जॉब सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। जॉब कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल में प्राइम कॉस्ट दी हुई है। प्राइम कॉस्ट को मैं पीसी लिख रहा हूं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट वो कितनी है, $6,840, ठीक है। और आपको ये पता होगा, इस चीज के बारे में कंप्लीटली आपको जानकारी होगी कि प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है देर आर टू थिंग्स इंक्लूडेड इन द प्राइम कॉस्ट। नंबर वन, मटेरियल कॉस्ट। नंबर टू, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। रॉदर देर आर थ्री थिंग्स। तीसरी चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है, देर आर थ्री थिंग्स इन द प्राइम कॉस्ट। नंबर वन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नंबर टू, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नंबर थ्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को जमा कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट बन जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारी प्राइम कॉस्ट उसने खुद ही कैलकुलेट करके दी हुई है। हमने क्या करना है, इसमें जमा करना है, ओवरहेड्स को जमा करना है। और ओवरहेड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी वर्किंग की है, और ओवरहेड्स की अमाउंट हमने कितनी लिखी है, $780 लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। और वो टोटल कॉस्ट है 6,840 जमा 780, ये हो गई है 7,620 टोटल कॉस्ट है, ठीक है। 7,620 हमारी टोटल कॉस्ट है। बल्कि अगर मैं कहूँ टोटल जॉब कॉस्ट, तो ये इसमें मुजायका नहीं होगा कि इसकी टोटल जो जॉब कॉस्ट है वो है 7,680। अच्छा, अब 7,680 है ये कॉस्ट। हमने पिछले सेशन में भी सीखा था कि अगर सेल्स प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो सेल्स प्राइस का फार्मूला होता है हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट तो दे दी गई है 7,620, लेकिन प्रॉफिट जो है वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट के बारे में वो कह रहा है 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है, 7,620। अब क्या करेंगे, हम 7,620 का पहले 20% लेंगे, फिर 20% लेके उसको जमा कर देंगे, जो कॉस्ट दी हुई है 7,620 उसमें जमा कर देंगे। तो देखिए आपस में फार्मूला भी जमा हो रहा है, सी प्लस पी। सी हमारा क्वेश्चन के मुताबिक 7,640 है, और पी जो है वो हमारी प्रॉफिट की अमाउंट है। और प्रॉफिट की अमाउंट को भी कैलकुलेट करने के लिए पहले उसने परसेंटेज दी हुई है। हमने क्या करना है, 7,620 का 20% लेना है, वो बनेगा 1,524। 1,524। मैं इसको यहाँ पर साथ साथ ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ये 7,620 एज इट इज आ जाएगा। और इसके अंदर 1,524 जो बनता है 7,624 का 20% बनता है, इसको मैं जमा कर दूंगा। तो आंसर आएगा 9,144। तो जो कॉस्ट हमने 7,620 रुपये में मुकम्मल की थी, उसको कितने का बेचेंगे, 9,144 का बेचेंगे। और 9,144 के लिहाज से हमारी कौन सी ऑप्शन क्लिक करती है, ऑप्शन चार्ली क्लिक करती है, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ली को लॉक कर दें, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिहाज से। आप भी इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलें, मैं इसको रेज करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ें, उतनी देर तक मैं वापस आता हूँ।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो है ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो पिछली आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसको देखते हैं कि कैसे ये सवाल है। इफ देयर आर abnormal losses in a process, how is this recorded in a process account? वो कहता है कि जी प्रोसेस अकाउंट में ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, मींस कि अगर मैं कहूँ आपको डेबिट क्रेडिट करने के लिहाज से कि ये क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें, मैंने आपकी आसानी के लिए इस क्वेश्चन के आखिर में इसका एंट्री पास करके लिखी हुई है, और एंट्री में क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो ये बात क्लियर कर लें कि जब कभी भी आपने एबनॉर्मल लॉस अगर फेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो फिर उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। अब देखें वो कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रोसेस अकाउंट, तो आपको याद होगा कि प्रोसेस अकाउंट में इनपुट जो है वो डेबिट साइड पे होती है, इनपुट वो डेबिट साइड पे होती है, आउटपुट क्रेडिट साइड पे होती है, आउटपुट, ठीक है। और जितने भी लॉसेस होते हैं वो भी क्रेडिट साइड पे होते हैं, जैसे नॉर्मल लॉस, जैसे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा, और अगर एबनॉर्मल गेन हो तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल गेन हो तो वो क्या होता है, वो डेबिट साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो जब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो वो दोनों साइडों का टोटल जो है ना वो बराबर हो जाएगा। ये होता है स्ट्रक्चर प्रोसेस अकाउंट का। तो अब जरा आप गौर करें, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो वो क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेडिट साइड पे है, ये क्रेडिट साइड पे क्यों है, ये जो एबनॉर्मल लॉस है क्रेडिट साइड पे क्यों है, देखें प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे जाके, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाता है, और अगर इसकी एंट्री पास करते हैं तो नॉर्मल लॉस डेबिट है, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो डेल्टा क्लिक करता है, इसका जो आंसर है वो डेल्टा क्लिक करता है। डेल्टा को लॉक करें, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब आप इसको जो है ना वो ऑब्जर्व करें कि अल्फा में कहना चाह रहा है कि डेबिट विद द स्क्रैप वैल्यू, बिल्कुल गलत, ये सवाल बिल्कुल अल्फा जो है ना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है डेबिट विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, नो, हमने डेबिट क्या करना होता है, नॉर्मल लॉस को डेबिट करना होता है। और वो कहता है कि क्रेडिट विद द स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को भी क्रेडिट नहीं करना होता, हमने तो जो है ना वो प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो इस लिहाज से देखिए क्रेडिट विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कहते हैं कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो नॉर्मल लॉस की वो प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करती है, लिहाजा ये जो हमारी ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 177 पढ़ें, मैं तब तक वापस आके आपसे डिस्कस करता हूँ। चलें, एक्स यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग इन प्रोसेस थ्री, द नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ द टोटल इनपुट। ये बात याद रख लें, इस पहली लाइन को पढ़ने से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है वो टोटल इनपुट कॉस्ट का करना है। और यहां पर इस सवाल के अंदर हमारे पास दो जगहों पर इनपुट कॉस्ट दी हुई है, देखिए जरा। लास्ट पीरियड द इनपुट फ्रॉम द प्रोसेस टू वाज 8500 केजी, तो कहते हैं कि 8500 केजी जो है वो हमें पिछले डिपार्टमेंट से वसूल हुआ है, और इस डिपार्टमेंट में एडिशनल मटेरियल खर्च किए हमने 4250। तो हमारा जो इनपुट है वो दो जगहों पर दिया हुआ है, और ये कितना इनपुट है मैं अभी से ही आपको बता देता हूँ, 8500 जमा 4250, हमारा इनपुट है 12750, ठीक है। टोटल इनपुट कितने हैं, 12250 है, ठीक है। और वो कहता है कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपकी, 12700। तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है। यहां से ये अंदाजा हो रहा है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल गेन वाली सिचुएशन पैदा हो रही है।
ठीक है, तो जरा इसको दोबारा देखते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा जो है ना वो वर्कआउट करते हैं, और आपका जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिव्यू हो जाएंगे। देखें जरा, सबसे पहले तो देखें आपकी इनपुट, इनपुट कितनी है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट है आपकी 12,250। 12,250 कैसे ही है, दोबारा सुन लें। 8500 केजी जो है ना पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किया है, और 4250 केजी जो है ना इस डिपार्टमेंट में मजीद मटेरियल खर्च किया है। तो टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा 12,250 का, और इसी 12,250 का 10% कैलकुलेट करें, -10% ऑफ 12,250। ये हो जाएगा, कितना लॉस है, 4% लॉस है, सॉरी 10% नहीं है, 4% है, और 4% कितना बनता है, 510। 4%, ठीक है, ये बनता है 510। 510 केजी हमने नुकसान कर दिया, ये हमारा नॉर्मल लॉस है। 12,250 -510, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। इसको क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट। मतलब इतनी आउटपुट हमें मिल सकती है, 12,250 -510, ये आउटपुट होनी चाहिए 11,740। 11,740, ठीक है, 11,740 हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। लेकिन हमारी आउटपुट है कितनी, हमारी आउटपुट है 12,700। इसका मतलब ये कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारी कितनी है, 12,700। वो कहता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द एबनॉर्मल गेन और लॉस इन केजीज फॉर द पीरियड। तो कहता है कि जी आपका एबनॉर्मल गेन क्या है। तो यहां पर देखें, हमारे पास एबनॉर्मल गेन का फार्मूला होता है, एबनॉर्मल गेन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 12,700, और एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, मैं कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा, 4250, 12,750 है ये। थोड़ी सी वर्किंग में प्लस करने में थोड़ी सी एक गलती हो गई है, 12,750 है ये, 12,750 है, ठीक है, 750। अच्छा, तो 12,750, और यहां पर भी लेंगे 12,750,
तो ये बनेगा -510, 12,240। आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है? 12,240। ठीक है। अब आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है 12,240, और आपकी एक्चुअल आउटपुट है 12,700। तो अब देखें, वेन एवर द एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड आउटपुट, द रिमेनिंग आंसर विल बी नोन एज abnormal gain. And if the actual output is less than the expected output, the remaining answer will be known as abnormal loss. तो अब देखें, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कम है, तो ये वाला जो आंसर है वो किस चीज को शो कर रहा है? आपकी एबनॉर्मल गेन को शो कर रहा है। 12,700 -12,240, तो 460 kg जो है वो आपका क्या है? एबनॉर्मल गेन है। ठीक है। तो 460 के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए क्लिक करती है। ठीक है। 460 एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन का जो आंसर है वो ऑप्शन अल्फा जो है वो क्लिक करती है। तो ऑप्शन ए को जो है आप लॉक कर दें। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 460 kg गेन। ठीक हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसके बाद उसको फिल करते हैं। 178। A chemical process has a normal wastage of 10% of the input. Normal loss कितना है? 10% है। In a period, 2,500 kg of the material were put and there was an abnormal loss of 75 kg. वो कहते हैं कि जी इनपुट 2500 kg है, और एबनॉर्मल लॉस जो है वो 75 kg है, और नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है। और 10% जो है वो आपका बनता है 2500 का 10% बनेगा 250। वो कहते हैं कि जी व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि गुड प्रोडक्शन क्या है, सारे लॉसेस माइनस करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारी गुड प्रोडक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। अच्छा, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे दो मेथड हैं। मैं आपको सबसे आसान मेथड जो है ना वो बना के दिखाता हूँ। अगर ये वाला मेथड आसान लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा मेथड आप मैं करवा दूंगा। एक प्रोसेस अकाउंट हम बनाना सीखे हुए हैं जब हम ये चैप्टर कर रहे थे। तो प्रोसेस अकाउंट में हमारे पास एक साइड पे इनपुट है। देखें, इनपुट इनपुट कितनी है? वो है 2500 kg। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लॉस क्या है आपका? 10% ऑफ इनपुट है। तो 10% ऑफ इनपुट कितना बनता है? 2500 का 10% 250 बनेगा। और आपका एबनॉर्मल लॉस कितना है? 75 kg। ठीक है। वो कहता है कि जी आउटपुट कैलकुलेट करें। तो आउटपुट जो है वो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ये पता है कि आउटपुट हमेशा करेक्ट साइड होती है, तो हम इसका टोटल करते हैं। तो ये 2500 आ जाएगा। ये डेबिट साइड का टोटल तो 2500 ही आएगा। और चूंकि अकाउंटिंग के अंदर लेजर की बोथ साइड इक्वल होती हैं, तो फिर क्रेडिट साइड भी कितनी हो जाएगी? 2500 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे? चूंकि हमारे पास आउटपुट जो है वो मिसिंग है, तो मिसिंग है तो फिर ये इसका आंसर हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता होता है। तो क्या करेंगे? 2500 में से
इस 2500 में से ये दोनों माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 2500 माइनस 250 माइनस 75, तो ये आ जाएगा आपका 2175। तो हमारी गुड प्रोडक्शन कितनी है या आउटपुट कितनी है? 2175। ठीक है। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और मैं इसका आंसर भी आपके साथ टैली कर देता हूं। कहाँ गया ए? 2175, ये इसकी ऑप्शन अल्फा जो है वो क्लिक करती है, तो ऑप्शन अल्फा का आंसर 2175 ही है, और हमारा आंसर भी 275 है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या है? दूसरा तरीकेकार ये है, वो बड़ा सिंपल तरीकेकार है। गुड प्रोडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गुड प्रोडक्शन लफ्ज यूज किया गया है, तो मैं भी गुड प्रोडक्शन ही यूज करता हूँ, गो के इसका मतलब जो आउटपुट ही होता है। चलें जी, गुड प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। इनपुट कितनी है? 2500। ठीक है, 2500 में से 75 एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दें। ठीक है, और 250 नॉर्मल लॉस माइनस कर दें। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या होगा? 2175 बचेगा, और यही 2175 हमारा आंसर है। ठीक है, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लें, चाहे अकाउंट बनाने का मेथड यूज कर लें, दोनों सही हैं। अगर आपको एक मेथड से समझ नहीं आ रही तो आप दूसरे मेथड से कर लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चले, तो ये था हमारा 178। अब हम देखते हैं 179। A company operates a job costing system। चलें जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल आ गया। जॉब नंबर 605 रिक्वायर्स 300 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। $300 का मटेरियल लगेगा, $400 की लेबर लगेगी, और डायरेक्ट लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर। और डायरेक्ट लेबर कितनी, एक घंटे की कितनी कीमत अदा की है? $8 अदा की है। यहीं से पता चल रहा है आपको कि इस जॉब के ऊपर कितने घंटे काम हुआ है। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर और रेट, रेट पर और। रेट पर और। अच्छा जी, लेबर कितनी अदा की है? $400 अदा की है, तो 400 को डिवाइड कर देते हैं एक घंटे के रेट के साथ, तो आंसर आएगा 50। और ये 50 किस चीज को शो कर रहा है? ये 50 आवर्स को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जॉब को मुकम्मल करने के लिए हमने कितने घंटे सर्व किए हैं? 50 घंटे सर्व किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 घंटे अगर काम करेंगे तो हमारी जॉब मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, ये तो थी छोटी सी वर्किंग, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं छोटी सी वर्किंग करके दिखाना चाह रहा था। फिर वो कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब एट रेट ऑफ 26 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इस वजह से मैंने आपको ये कैलकुलेशन की थी। तो वो कहता है कि एब्सॉर्ब ओवरहेड जो है वो उसका रेट कितना है? $26 पर आवर है एब्सॉर्ब ओवरहेड। तो एब्सॉर्ब ओवरहेड के लिहाज से हमारा फार्मूला क्या होता है? हमेशा एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई एब्जॉर्प्शन रेट या ओ ए आर, मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। अब देखिए, ओ ए आर तो सवाल में दिया हुआ है, और ओ ए आर कितना है? 26 पर आवर। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक्चुअल और है 50, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ओ ए आर के साथ। ओ ए आर कितना दिया हुआ है? 26, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 50 × 26, ये हो जाएगा $1300। ठीक है, $1300 हमारा क्या है? ओवरहेड्स एब्सॉर्ब किए हैं।
ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा बन गया, क्योंकि वो कह रहा है कि जी जॉब नंबर 605 की कॉस्ट क्या है, तो वो क्या कॉस्ट होगी, जॉब नंबर 605 कॉस्ट शीट। चलें जी, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, $300। लेबर कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे दी हुई है $400। ठीक है। और ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं, ओवरहेड अभी हमने कैलकुलेट किया, वो बनते हैं $1300। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 2000 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब वो ये कहना चाह रहा है कि एक और भी चीज आपने लेनी है, और वो है, ये तो थी प्रोडक्शन कॉस्ट 2000 पे, और वो कहता है कि आपने नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेनी है, और वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लेनी है, 120% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हमारी प्राइम कॉस्ट इन दोनों चीजों पर मुश्तमिल है, और ये दोनों चीजें कितनी हैं, ₹700। 700 अगर प्राइम कॉस्ट है, तो इसका 120% कितना बन जाएगा, जरा 120%। 700 जरब 120%, ये बन जाएगा 840 हमारी, प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन एनपीसी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है 840 की, तो ये बन जाएगा 2840। 2840 टोटल जॉब कॉस्ट है, टोटल जॉब कॉस्ट। एक जॉब को मुकम्मल करने के ऊपर हमारे कितने पैसे खर्च होंगे, 2840। ठीक है। ये जो 2000 पे हैं, इसको हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कह देते हैं, 840 को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कह देते हैं, और पूरी जॉब की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2840। इस लिहाज से हमारा जो आंसर है वो सी आंसर क्लिक करता है, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 2840 है, और 2840 चार्ली ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। चलिए जी, आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, तब तक मैं इसको सॉल्व। 180, a factory manufactures model cars. During October, work commenced on 110,000 न्यू कार्स। 1,10,000 कारें से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की, और वो कहते हैं देयर वाज इन एडिशन टू 20,000 दैट वर 50% कंप्लीट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। और आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 20,000 कारें जो है वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक हो गया। और जो कि 50% मुकम्मल थी, पहले से 50% मुकम्मल थी। At the end of the October, there were 40,000 cars that were 50% complete। वो कहता है कि जब महीने के आखिर में जब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो बंद किया, तो पता चला कि 40,000 कारें अभी भी नामुकम्मल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कोई डाटा ऐसा नहीं दिया हुआ जिसके जरिए पता चले कि हमने कितनी कारें मुकम्मल की हैं। तो उसका तरीकेकार क्या है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे number of cars completed, number of cars
कंप्लीटेड। कंप्लीटेड या आउटपुट कह लें, ठीक है, कंप्लीटेड। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कार्स इन स्टार्टेड इन प्रोसेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग प्लस स्टार्टेड इन प्रोसेस माइनस एंडिंग। अब देखें ओपनिंग कितना था, 20,000, प्लस स्टार्टेड इन प्रोसेस कितना था, 1,10,000, माइनस एंडिंग कितना था, 40,000। तो ये आंसर हमारा आता है 20,000 जमा 1,10,000, 1,30,000, 1,30,000 माइनस 90, 40 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 90,000। अब आप ये ज़हन में रखें कि हमने कितनी कारें मुकम्मल की हैं इस पीरियड में, 90,000 कारें मुकम्मल की हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हमने कितनी कारें मुकम्मल की हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी कारें मुकम्मल की हैं। अच्छा, चले यहां तक तो जो है ना वो हमारा डाटा और उसका वर्किंग थी। तो हम आगे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। इफ द फैक्ट्री चूज द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट, वो कहता है कि अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक वेटेड एवरेज मेथड होता है और एक फाइफो मेथड होता है। तो जिस कंपनी का ये सवाल हल कर रहे हैं वो कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है, ठीक हो गया। अच्छा, जब वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है तो वो कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट पर कार फॉर अक्टूबर प्रोडक्शन। वो कहता है कि अक्टूबर की जो प्रोडक्शन की है उसके लिहाज से पर कार कॉस्ट कितनी है। तो पर कार कॉस्ट के लिहाज से जो है ना हमारे पास सिंपल फार्मूला है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं कि पर कार कॉस्ट, कॉस्ट उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और वो है टोटल कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट में कॉस्ट टोटल करके ली जाती है, टोटल कॉस्ट। और हमारे इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कॉस्ट और ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट दोनों दी हुई है। ओपनिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 11,000 पे, और ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट इनकर की है 1,21,000 पे। हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट में जो है वो मेथड में हमने टोटल कॉस्ट लेनी होती है, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 1,32,000। और डिवाइड किससे करना होता है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने क्वेश्चन में अभी तक इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, बाकी चीजें हमें कैलकुलेट करके दिखा दी गई हैं। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,32,000। इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट से। वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसका फार्मूला होता है यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कितने यूनिट मुकम्मल किए हैं, प्लस एंडिंग यूनिट्स, एंडिंग यूनिट्स। और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी साथ लिख देते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, SOC लिख रहा हूं मैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यहां पर नॉर्मली परसेंटेज जो है वो मेंशन की जाती है। तो हमारे यूनिट्स कंप्लीट ट्रांसफर आउट कितने हैं, 90,000 हैं, ये अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 40,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और 40,000 यूनिट जो हैं वो कितने परसेंट मुकम्मल हैं, 50% मुकम्मल है।
तो 40,000 का 50% कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है। और 90,000 को एज इट इज ट्रैक डाउन कर देते हैं। तो 90,000 जमा 20,000 टोटल कितना हो जाएगा? 1,10,000। हमारा 1,10,000 यूनिट जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 10,000 पुट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पर यूनिट एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1,32,000 तकसीम 1,10,000। आंसर आ जाएगा। हाँ। ठीक है। हम्म। 1,32,000 तकसीम 1,10,000, ये आ जाएगा। मेरे ख्याल में हाँ, ये 1,32,000 नहीं है। ये यहाँ पर 3 जीरो और भी लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे? 3 जीरो और ऐड कर देते हैं। अब डिवाइड करते हैं 1,10,000 से। तो कॉस्ट जो है वो आपकी थाउजेंड्स में दी हुई है। आप इस कॉस्ट को जो है वो मुकम्मल कर लें। 1,32,000 कॉस्ट नहीं है, 132 मिलियन है। 132 मिलियन है। तो क्या करेंगे? 132 मिलियन डिवाइडेड बाई 1,10,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,200 पर कॉर। 1,200। 1,200 आपका आंसर आएगा। एक कार की कॉस्ट कितनी है? 1,200। और 1,200 के लिहाज से आपका जो ऑप्शन है वो बीटा क्लिक होती है। एग्जैक्ट आंसर कितना है आपका? $1,200 है। और $1,200 के लिहाज से आपकी जो ऑप्शन है वो बीटा क्लिक होती है। लिहाजा बी को लॉक कर दें। चलें जी। यहां तक 180 तक हमारे सवाल हल हो गए हैं। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। देखिए, इन प्रोडक्शन प्रोसेस द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज फाउंड टू हैव बीन अंडरस्टेटेड। लो जी। वो कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था और हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे थे। और प्रोसेस कॉस्टिंग जब यूज करते हैं तो हमें एक गलती का सामना करना पड़ा। और वो गलती क्या थी? कि हमने वर्क इन प्रोसेस की फिगर को अंडरस्टेट कर दिया। तो जब उसकी फिगर को अंडरस्टेट करते हैं, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। आपके क्वेश्चन के अंदर, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, आपकी जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री थी वो 40,000 यूनिट्स थी। ठीक है। तो अगर 40,000 यूनिट्स को 40,000 लिखें वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 40,000 यूनिट्स को थोड़ा सा कम करके लिखें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? वो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो क्या का फर्क पड़ेगा। पहले तो मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। अभी क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखें, अभी मैंने जब फार्मूला हल किया था, तो मैंने फार्मूला हल किया था इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स का फार्मूला हल किया था। और उसमें मैंने फार्मूला लिखा था कि यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, दोनों को जमा किया था। और जमा करने के बाद हमारा आंसर आ गया था, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया था। अगर मैं कहूं आपको कि मैं 40,000 की जगह पे 4,000 लिख दूं, तो आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाएंगे। ये बात याद रखें कि जब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है।
और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जब एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट हम मालूम करेंगे तो वो घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गलती करते हैं हम कि जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कम शो करते हैं, तो कम शो करने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इस गलती की वजह से ये असर आता है। और दूसरा असर ये आता है कि जब एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अमाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं तो वो कम कैलकुलेट होती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक हो गया। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम इस गलती की दुरुस्ती कर देते हैं तो फिर क्या होगा। आंसर उलट हो जाएंगे। हमने अभी क्या कहा है कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री को कम शो करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जब उसको करेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर गलती की दुरुस्ती कर लेते हैं तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट पहले कम हो गई थी, अब बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है, एक ये कॉलम बना हुआ है और ये टोटल वैल्यू ऑफ एंड इन्वेंटरी का कॉलम बना हुआ है। ठीक है। हमारे आंसर के मुताबिक मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि अगर हम अपनी गलती की दुरुस्ती कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। गलती की दुरुस्ती करने से ये होगा कि आपकी इक्वलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब इक्वलेंट यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज करने के लिहाज से हमारे पास दो आंसर दिए हुए हैं पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है। इन दोनों में से कौन सा सही है, हम अपनी दूसरी ऑप्शन को भी साथ मिलाते हैं कि अगर हम अपनी गलती की दुरुस्ती करते हैं तो इक्वलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं और बढ़ने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट घट जाती है। एक आंसर। दूसरा आंसर ये है कि जब इक्वलेंट नंबर ऑफ यूनिट को दुरुस्त करेंगे, कम को ज्यादा कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट जो बढ़ जाएगी, इन दोनों के लिहाज से, इन दोनों के लिहाज से पैरेलल हमारा जवाब जो है वो ये लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा हमारा आंसर मैच हो रहा है, ये वाला आंसर मैच हो रहा है। ठीक है। तो एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ठीक है। और इस तरह हमारी ऑप्शन बीटा क्लिक करती है। ठीक है। ये था थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा सवाल। आप इसको अगर किसी एक खास डाटे को जो है वो इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें तो आपको ये जवाब जो है ना वो आसानी से मिल जाएगा। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि 180 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी है वो 40,000 यूनिट है। आप इसको कम करके 4,000 यूनिट के जरिए जो है वो कैलकुलेट करें। पहले 4,000 के यूनिट के जरिए कैलकुलेट करें, पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करें और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो क्या होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी। लेकिन जब आप इसको दुरुस्त करके वापस 40,000 यूनिट से जो है ना हल करेंगे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो फिर इस तरह आपका जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लिक कर जाएगा और आपकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा होगी। ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। मैंने थ्योरेटिकली इसका जवाब देना था, मैंने इसका थ्योरेटिकल जवाब दे दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। चलिए, हम उतनी देर में 182 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 182 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड। मटेरियल इनपुट कितना है, 200 केजी है और 1 केजी की कीमत कितनी है, 4 रुपये पर केजी। अच्छा, यहाँ पर हम साथ साथ जो है ना वो छोटी छोटी वर्किंग करते जाते हैं कि मटेरियल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, $800 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ आपको कि मटेरियल जो है वो 200 केजी खर्च होना है और 1 केजी की कीमत $4 है, तो टोटल मटेरियल कितने का खर्च होगा, $800 का। इसी तरीके से लेबर जो कॉस्ट है वो 1 घंटे, 100 घंटे जो है ना वो लेबर काम करेगी और 1 घंटे के 15 लेगी, तो टोटल कितने पैसे लेगी, $1,500 लेगी लेबर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि ओवरहेड कॉस्ट तो वैसे ही 1,000 है। ठीक है, वो वैसे ही इसकी कोई वर्किंग नहीं है, एज इट इज दिया हुआ है। तो टोटल पैसे हमारे कितने खर्च हो गए, टोटल पैसे हमारे खर्च हो गए $3,300। टोटल कॉस्ट कितनी है, $3,300। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछता हूँ कि एक तो होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट। मटेरियल और लेबर कॉस्ट को अगर हम जमा कर दें, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट। एक और नई बात जो इस क्वेश्चन में आपको फेस करनी पड़ेगी, मैं पहले से ही आपको बता देता हूं कि अगर लेबर कॉस्ट को और ओवरहेड कॉस्ट को, इन दोनों को अगर जमा करें तो उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट।
तो ये छोटी सी चीज आपको जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में इस क्वेश्चन में, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि जी ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, तो कहता है कि 150 केजी जो है ना वो मुकम्मल करके आगे भिजवा दिए हैं, अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 यूनिट्स के साथ या 200 केजीज के साथ काम शुरू किया था, और उसमें से 150 केजी जो है वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर कर दिए हैं। मजीद पढ़ते हैं, नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ द इनपुट। हमारी इनपुट कितनी है, अगेन 200 केजी है, ठीक है, और हमारा नॉर्मल लॉस कितना है, 10% है, और लिखा हुआ 10% ऑफ इनपुट है। तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साथ साथ कैलकुलेशन करते जाते हैं, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 केजी। बीस केजी आपका नॉर्मल लॉस है, ठीक हो गया। और अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, तो आप झट से मुझे बता देंगे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वो क्या है, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं, माइनस नॉर्मल लॉस। ये फार्मूलाज आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये फार्मूलाज जब मैं यूज कर रहा होता हूं तो आपको फ्यूचर में इससे जो है ना वो जरूरत पड़ सकती है, तो आप इन फार्मूलाज को यूज करके क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जो फार्मूलाज होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगी, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, और इनपुट कितनी है 200, नॉर्मल लॉस कितना है 20, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी हो जाएगी 180 केजी। वो कहता है कि 180 केजी पैदा होना चाहिए हर सूरत में, नुकसान के बाद भी 180 केजी जरूर होना चाहिए, लेकिन हमने कितना पैदा किया है, पैदा करके आगे भेजा है 150 केजी। इसका मतलब ये है कि बाकी 30 केजी कहाँ गया। ये बात याद रखें कि जब कभी भी आपकी एक्चुअल आउटपुट जो है वो लेस हो और आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा हो, तो ये सिचुएशन पैदा होती है एबनॉर्मल लॉस की। Whenever the actual output is less than the expected output, the resulting figure will be known as abnormal loss. And whenever the actual output is greater than the expected output, this situation is known as abnormal gain. तो हमारे इस क्वेश्चन में जो 30 केजी है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है 180, आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी है 150। तो ये आंसर भी, ये देखें ये आंसर 30 आंसर किस चीज को शो कर रहा है, माइनस को शो कर रहा है। आंसर जो है ये 30 आंसर किस चीज को शो कर रहा है, माइनस को। और ये बात याद रख लें कि जो है ना एबनॉर्मल लॉस के लिए जब हम फार्मूला लगाते हैं, तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट। इफ द आंसर इज इन माइनस, दिस शोज द एबनॉर्मल लॉस, एंड if the reverse situation is occurred, this situation is known as abnormal gain, ठीक है। तो यहां पर हमारा एबनॉर्मल लॉस 30 है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, फिर वो क्या कहता है, देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वो कहता है ओपनिंग और एंडिंग कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी और एंडिंग इन्वेंटरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 आपका क्या है एबनॉर्मल लॉस है। अब देखते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आ कंप्लीटेड यूनिट्स। वो कहता है कि कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, बहुत आसान है। हमें याद है कि हमने एक दफा पढ़ा था, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी सीखी थी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखी थी, और उसका फार्मूला था पर यूनिट। आप जरा याद करें, उसका फार्मूला था इनपुट कॉस्ट माइनस, हाँ, इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अब देखें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कुछ चीजें और भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी हमें। यहां पर देखें एक लाइन हम ड्रॉप कर गए हैं, ये लिखा हुआ है लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 50% कंप्लीट। ये चीज हम मिस कर गए।
इसका मतलब ये है कि लॉसेस उस वक्त आइडेंटिफाई होते हैं जिस वक्त 50% जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि 50% कंप्लीट का मतलब ये है कन्वर्जन कॉस्ट। जब लफ्ज कंप्लीट आ जाता है तो ये किस चीज को शो करता है, कन्वर्जन कॉस्ट को। और जब वो कहता है कि जी मटेरियल की अलग परसेंटेज देता है, लेबर की अलग देता है, एफओएच की अलग देता है, तो फिर वो ऑल कॉस्ट का लफ्ज यूज करता होता है, ऑल कॉस्ट कंप्लीट। ठीक है, लेकिन जब वो सिर्फ कंप्लीट का लफ्ज यूज कर दे, ऑल का लफ्ज यूज ना करे, तो फिर ये खास तौर पर ये लफ्ज यूज कर रहा होता है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखें कि आपके लॉसेस जो हैं वो उस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं जिस वक्त 50% प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। तो इसका मतलब है कि 50% जब प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, तो ये किस लॉस की बात कर रहा है, ये एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल लॉस की तो उसने बात कर ली है। नॉर्मल लॉस तो 10% है इनपुट का, ये तो बात हो गई। लेकिन अब जो दोबारा लॉस की बात कर रहा है, लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, तो ये एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। तो अब देखें जरा, हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना है, 30 यूनिट्स है। ये देखें जरा, हमारा नॉर्मल लॉस कितना है, 30 यूनिट्स है। और जब हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे सीसी के या कन्वर्जन कॉस्ट के, तो उसमें हमने कैसे ट्रीट करना है, उसको हमने 50% ट्रीट करना है। तो यहां पर मैं आपके सामने इक्विवेलेंट यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स की जो है ना वो कैलकुलेशन रखता हूं। और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स की कैलकुलेशन कैसे रखूंगा, मटेरियल की अलग कैलकुलेट करूंगा और कन्वर्जन कॉस्ट की अलग कैलकुलेट करूंगा। ये मैंने लिखा हुआ है ईपी। ईपी से क्या मुराद मैंने लिया है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, या इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो यूनिट्स कंप्लीट कितने किए हैं हर लिहाज से, 150 किए हैं, जमा एबनॉर्मल लॉस कितना है, 30 है। जब हमने 30 लेना है तो 30 का मतलब है कि आपका मटेरियल 100% खर्च हो गया है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछें कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 100%, तो ये बात याद रख लें कि जब हमने प्रोसेस को 50% मुकम्मल किया था, तो हमने जो है ना वो नुकसान किया था। लेकिन ये बात जो है वो सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के लिए है, ये बात मटेरियल के नहीं है। मटेरियल शुरू में लग चुका होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो मटेरियल शुरू में ही जो है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देते हैं। तो फिर जब नुकसान हुआ होगा, मटेरियल का नुकसान हुआ होगा, तो वो 100% नुकसान हुआ होगा। सारा नुकसान जो है ना मटेरियल का सारा नुकसान हो गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, 180 यूनिट्स है। ठीक है। अच्छा, तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है जरा ढूंढें। मेरे मुताबिक तो 800 है, आप ढूंढें जरा कहाँ लिखा हुआ है 800। और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 180। 180 से डिवाइड कर देते हैं, तो मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 800 डिवाइडेड बाई 180, आंसर आ जाएगा 4.44। 4.4 एक यूनिट के ऊपर या एक केजी के ऊपर हमारा कितना खर्चा हुआ है, 4.44 पर केजी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर सीसी। 150 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल हैं, ये तो आउटपुट है हमारी। इसके अंदर हम जमा करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस कितना है, 30। लेकिन 30 यूनिट्स कब नुकसान हुआ है, जब 50% कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 50% कंप्लीट का मतलब ये है कि 50% ही हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 जमा 150, ये टोटल कितना हो जाएगा, 165। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर सीसी जो है वो 165 यूनिट है। हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, और किस चीज की, ब्रैकेट में लिखेंगे सीसी की। सीसी की पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। तो देखें, सीसी के ऊपर हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं, 1500 जमा 1000, 2500 रुपये खर्च हुए हैं।
2500 को डिवाइड कर देंगे 165 पे, तो हमारी सीसी की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2500 तकसीम 165। आंसर आ जाएगा 15.15, 15.15। अब देखें यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी। यूनिट, एक यूनिट की, पूरे यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी। 4.44 प्लस 15.15, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 19.59। एक यूनिट, पूरा एक यूनिट हमें कितने में पड़ेगा 19.59। और 19.59 के लिहाज से आपकी ऑप्शन चार्ली जो है वो क्लिक होती है। एग्जैक्ट आंसर आपका 19.59 है, एंड 19.59 को ही लॉक करते हैं। ये है आपका ये आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पर यूनिट कॉस्ट बतानी है जो कि एक मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट है। तो मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना है, फिर देखेंगे एबनॉर्मल लॉस कितना है, फिर हमें आउटपुट उसने दी हुई है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि आपका जो एबनॉर्मल लॉस है उसका फार्मूला क्या होता है, actual output minus expected output. If the actual output is greater than the expected output, the answer will be abnormal gain, and reverse situation will be considered as a abnormal loss. And if the abnormal loss is detected at the 50% conversion stage, then it will be considered as a conversion cost. All the material will be considered as loss, but the conversion cost will be considered as 50%. And whenever we are required to calculate the average cost per unit, we have to calculate the equivalent number of units. As far as equivalent number of units is concerned, we will calculate material equivalent number separate from the conversion cost equivalent number of units. And whenever we calculate the equivalent number of units for material, we will use the formula number of units completed and transferred out plus abnormal loss, and abnormal loss will be more considered as percentage of completion. And whenever the percentage of completion is concerned, the material percentage of completion will be 100%, and whenever the conversion cost percentage of completion will be detected, it was 50%. Now we will divide the total material cost by its equivalent number of units. The answer will be 4.44. The per unit cost of material will be 4.44, as well as the per unit cost of the conversion cost will be 2500 divided by 165. The answer will be 15.15. This is the ingredient of per unit cost. When we will combine these two costs, 4.45 and 44 and the 15.15, the whole figure will be sum up as 19.59. This is the per unit cost that will be used for the completed units. तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो 19.59 होगा, और ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है। चलें, मैं इस क्वेश्चन के बाद मैं मूव फॉरवर्ड करता हूं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस किस तरह हैं। ये आप क्वेश्चंस को कम से कम 3 दफा इस सवाल को करेंगे, सुबह दोपहर शाम। ये वाला क्वेश्चन आपने जरूर 3 दफा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में रिपीट होते हैं। आपकी प्रैक्टिस आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिहाज से कामयाब कर देगी। हम्म। क्वेश्चन नंबर 183। At the start of the month, there were 2,000 units of work in progress in the factory. During the month, 12
1000 units were started. At the end of the month, 3000 units were in closing work in progress. The degree of completion of the opening work in progress was 70%, and the closing work in progress was 20%. How many equivalent number of units of production were achieved during the month if FIFO were used? वो कहता है कि जी आपने सिर्फ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, और कंपनी जो है वो फाइफो मेथड यूज करती है। फाइफो मेथड यूज करते करते आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, और आपको याद होगा कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो फाइफो मेथड में किस तरह कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपका आंसर भी आ जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। देखें जरा, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं। इस पूरे सवाल के अंदर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। और आपको याद होगा कि यूनिट्स कंप्लीटेड का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, और वो क्या लिखाया था? ओपनिंग यूनिट्स प्लस स्टार्टेड माइनस एंडिंग। जरा ढूंढें ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं इस सवाल में। ओपनिंग यूनिट्स हैं 2000, और यूनिट स्टार्ट कितने से किए हैं? 12000 यूनिट से। ठीक है, प्लस माइनस एंडिंग कितने हैं? 3000 यूनिट्स। तो 2000 जमा 12000 माइनस 3000, आंसर आपका आ जाएगा 9000। 9000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सबसे पहले तो ये वर्किंग कर लें कि अगर इस सवाल के अंदर कहीं पर भी जो है ना वो इक्वलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिहाज से इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, तो आप इंफॉर्मेशन को मुकम्मल कर लें। देयर इज ए नो इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट दीज number of units completed, and the formula will be opening number of units plus started during the process minus and inventory. The figure will be 2000 plus 12,000 minus 3,000, the answer will be 9,000. These are the number of units completed and transferred out during the process. ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट। अब वो कह रहा है कि आपने फाइफो मेथड के जरिए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये बात याद होगी आपको कि जब कभी भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट करते हैं, मैं यहां पर लफ्ज ऑल लिख रहा हूं। ऑल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर बिल्कुल कोई बात नहीं की गई कि जी कि मटेरियल है, लेबर है या एफओएच है। उसने ये भी नहीं बात की कि जो कंप्लीशन है वो मटेरियल की है, लेबर की है, या एफओएच की है, या सीसी की है, या किसी चीज की है। तो जब किसी चीज की बात ना की जा रही हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो हर चीज की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है ना वो सेम होती है। ठीक है, और इस लिहाज से उसने जो है वो बताया हुआ है कि हमारी फाइफो मेथड के तहत, अकॉर्डिंग टू फाइफो मेथड के तहत आपने मालूम करनी है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट कितने हैं? 9000। ये 9000 तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेंगे। और आपको याद होगा कि फाइफो मेथड में हमने क्या करना होता था कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो पहले से जितनी मुकम्मल होती थी उतनी फर्दर हम भी मुकम्मल करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कहता है कि 2000 यूनिट जो है ना वो ओपनिंग इन्वेंट्री है, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितने परसेंट मुकम्मल है? 70% मुकम्मल है। ये देखें जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी मुकम्मल है? 70% मुकम्मल है। इसका मतलब पहले से 70% काम मुकम्मल हो गया है। तो फिर हमने कितना काम मुकम्मल किया? 100% में से 70% माइनस कर दें, बाकी हमने कितना काम मुकम्मल किया? 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री के जो हमने प्रोडक्शन की है वो कितनी परसेंट की है? 30%। तो 2000 का 30% ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें जमा कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? वो 3000 है। और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? वो है 20%। ये बात याद रखें कि एंडिंग इन्वेंट्री की जो परसेंटेज होती है
वो हमने वही लेनी होती है जितना काम मुकम्मल किया। लेकिन ओपनिंग इन्वेंटरी की हमेशा वो परसेंटेज लेनी होती है जितनी हमने मुकम्मल की। अगर 70% पहले से मुकम्मल है, ओपनिंग इन्वेंटरी का मतलब यही होता है कि 70% पहले से मुकम्मल है, तो फिर हमने 30% मुकम्मल की, ठीक है। और जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी होती है, उसकी जितनी परसेंटेज लिखी होती है वही हमने मुकम्मल की होती है। तो अब हम इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9,000 को एज ए ड्रैग डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और 2,000 का 30% कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा। और 3,000 का 20% कितना बन जाएगा, वो भी 600 बन जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा, 10,200। और ये आंसर यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैब जो बनी हुई है, ये इसको फिल कर देते हैं, 10,200 इक्विवेलेंट। ये ईयू से क्या मुराद है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। ये था इसका आंसर। इसे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184। चलें जी, 184 में क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड, मटेरियल इनपुट 200 kg एट द रेट ऑफ 6 पर kg। ये डाटे को सिंप्लीफाई करते जाते हैं, साथ साथ 200 ज़रब 6, तो मटेरियल कितने का खर्च हो जाएगा, $1,200 का, ठीक है। ये साथ साथ कर लेते हैं। और लेबर कॉस्ट उसने खुद ही दे दी है, बल्कि लेबर एंड ओवरहेड इकट्ठे दिए हैं 3,500 रुपए के। इस 3,500 के अंदर लेबर कॉस्ट भी है और इसी 3,500 के अंदर ओवरहेड कॉस्ट भी है। तो अगर मैं कहूँ आपको कि लेबर एंड ओवरहेड को मैं कन्वर्जन कॉस्ट कहूँ, तो ये मुजायका नहीं होगा, इसको कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। फिर वो कहता है ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स, 190 यूनिट जो है ना वो ट्रांसफर किए हैं, 200 में से 190 यूनिट ट्रांसफर किए हैं। साथ ही वो कह रहा है कि नॉर्मल लॉस 15% ऑफ द इनपुट है। अगर मैं कहूं आपको कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर सकेंगे। इनपुट है हमारी 200, ठीक है। 200 का 15% हमारा नॉर्मल लॉस है। तो ये हम 15% लेंगे, तो 200 का 15% बन जाएगा, आई थिंक 30 यूनिट केजी बन जाएगा, 30 kg बन जाएगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, तो आप बता सकेंगे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैं ई आउटपुट लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ई आउटपुट मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये बार बार फार्मूला लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करें, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सवाल हल कर दिया करूंगा, फिर आपको इशू होगा। तो लिहाजा आप ये फार्मूला साथ साथ याद रखें। माइनस नॉर्मल लॉस कितना है, 30। हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 170 kg। अब जरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा बनता जा रहा है। वो कहता है कि जी हमने आउटपुट तो की है 190, एक्चुअल आउटपुट है 190 और एक्सपेक्टेड आउटपुट है 170। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेन एवर द एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड आउटपुट, द रिजल्टिंग फिगर विल बी नोन एज abnormal gain, and is if the situation is reversed, the answer will be abnormal loss. In this situation, in our question, there is a abnormal gain situation of 20 kg। ठीक हो गया। वो कहता है कि ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी नहीं है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। वो कहता है द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। वो कहता है कि जी फिनिश गुड्स जो आपने मुकम्मल की हैं, 190 केजी जो मुकम्मल किए हैं, इसकी वैल्यू बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स आउटपुट फॉर द पीरियड नियरेस्ट टू द डॉलर। चलें जी, कैलकुलेट करें इसका। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है, 1,200 जमा 3,500, 4,700। मैं डायरेक्ट
इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फार्मूला मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। 4700 माइनस, अब देखें, ये भी आपको याद होगा कि अगर हम जो नुकसान करते हैं, नॉर्मल लॉस करते हैं, अगर वो बिक जाए तो उसकी वैल्यू को माइनस करते होते हैं, उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो हमने जो नुकसान किया वो कितना किया, 30 kg का किया है, और कितने का बिकेगा, 1 पर kg बिकेगा। तो 30 × 1 तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ, इनपुट माइनस इनपुट कितनी है, 200। ठीक है, और नॉर्मल लॉस कितना है, 30 है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4700 - 30, 4670 तकसीम 170, आंसर आ जाएगा 27.47। 27.47, ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। अब वो पूछ रहा है कि जी जो आपने यूनिट ट्रांसफर किए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, 190 यूनिट ट्रांसफर किए हैं, 190 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 27.47 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5219। 5219, 5219। तो 5219 जो है वो हमारी ऑप्शंस में किस में क्लिक करता है, सी ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यू मस्ट लॉक दिस ऑप्शन, द आंसर इज 5219। ठीक हो गया, ये आंसर था। बड़ी आसान सा सवाल था, आप इसको जिस तरह मैंने सॉल्व किया है, आप इसे इसी तरीके से ही फॉलो करें, तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से हल हो जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी प्रैक्टिस हमने बुक में से की थी, वो सारी की सारी प्रैक्टिस जो है ना यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो कोई चीज़ भी बाहर से नहीं है, सारे के सारे फार्मूलाज जो है ना वो पहले मैंने पढ़ा दिए हैं, और इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन का आंसर अराइव एट कर रहा हूँ। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 185। चलें आप क्वेश्चन को रीड आउट करें, इतनी देर तक मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। चलें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। लो जी, थियोरेटिकल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन में ये बताया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो किस चीज़ की जाती है, जो चीज़ें हम होमोजीनियस प्रोड्यूस करते हैं उसी की प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल प्रोसेस से गुजर के और डेली बेसिस पर सेम ही प्रोसेस से गुजार के चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको भी प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें जो है वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाई जाती हैं उसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। और जब कभी भी कस्टमर की चीज़ पैदा की जाती है तो वो आम तौर पर जो है वो पैदा की जाती है थोड़ी क्वांटिटीज में, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ज्यादा क्वांटिटीज में चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस जो है ना वो अवेलेबल हैं, और कौन सी करेक्ट ऑप्शंस हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से। होमोजीनियस प्रोडक्ट, पहली ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है ना वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स पैदा की जाती हैं। दूसरी ऑप्शन में है कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स, नो, गलत। कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में होती हैं। तो आप ये यहीं से ये वाली बात याद रख लें कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कस्टमर की मर्जी के मुताबिक चीज प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए लफ्ज यूज किया जाता है कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो ऑप्शन जो टू है ये बिल्कुल गलत है प्रोसेस कॉस्टिंग के लिहाज से, लेकिन यही अगर ऑप्शन जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिहाज से पूछी जाती तो ये बिल्कुल सही होती। अच्छा, तीसरी ऑप्शन है फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो फिर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व भी किया था कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है तो फिर हम इक्वलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली और तीसरी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
तीन ऑप्शंस में से पहली और तीसरी सही। आप ढूंढते हैं कि हमारी जो वैल्यूज दी गई हैं अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा के जरिए, ये कौन कौन सी ऑप्शन जो है ना वो सही है और कौन कौन सी गलत है। तो पहली ऑप्शन बिल्कुल अल्फा जो है हमारी ऑप्शन अल्फा बिल्कुल सही है, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक हो गया। तो हमारी ऑप्शन अल्फा जो है बिल्कुल ठीक है। पहली और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो अल्फा में ही काउंट होती है। चलिए आगे चलते हैं। 186। देखिए 186 जो है वो देखने के लिहाज से बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। मैं पहले से इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कॉस्ट लगी हुई है 100 kg मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 400 हो गया। लेबर कॉस्ट 5 आवर्स हैं और 1 घंटे की कितनी है 10 रुपए, तो ये कितना 50 हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है। 15 आवर्स हैं और एक और की कितनी जो है ना वो रेट है 5, तो ये कितना आंसर हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 75। ये हायर ऑफ मशीन जो है वो एक दिन के लिए किराए पर ली है मशीन, और एक दिन का किराया है 100 रुपये। 1 × 100 तो आंसर भी आ गया 100। और ओवरहेड्स वो कह रहा है कि 20 आवर्स लिए हुए हैं। ये 20 आवर्स के बारे में पहले से मैं आपको बता दूं कि 20 आवर कहाँ से लिए हैं। 5 और ये और 15 और ये कितने हो गए 5 + 15 20। ये 20 यहीं से ही उसने लिए हैं। और वो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसने एफ एब्जॉर्व करनी है। ठीक है, एफ जब एब्जॉर्व करने हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स ले रहा है। ये यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने ये जो 20 आवर्स लिए हुए हैं वो इसी डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पर ही एब्सॉर्ब किए हैं। और 1 घंटे का एब्जॉर्प्शन रेट कितना दिया हुआ है 8 पर आवर दिया हुआ है। इसको एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं, इसको OAR भी कहते हैं। तो 20 × 8 तो ये आंसर कितना हो जाएगा 160। ये सारे का सारा डाटा है। और देखें कि टोटल कितनी कॉस्ट है 785। इन सारों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 785। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है 785 का, और 20% ऐड किया 157। तो ये सेल्स प्राइस जो है ना वो कस्टमर को कोट की है $942। अब जरा सुन लें। इस क्वेश्चन के अंदर उसने किसी कस्टमर को जो है ना वो प्राइस कोट करनी थी। उसने एक कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन से उसको पता चला कि उसके $785 खर्च हो जाएंगे चीज को बनाने के ऊपर। उसने अपना 20% प्रॉफिट ऐड किया, तो उसने कस्टमर को कह दिया कि मैं आपको 942 का एक यूनिट दूंगा, या जो कुछ भी वो हमसे बनवाने के लिए आया है, हमने उसको जो प्राइस ऑफर की है वो $942 ऑफर की है। अब जरा सुने होगा क्या। वो कहता है कि जब एक्चुअली तौर पर चीज प्रोड्यूस करने के लिए गए तो हमारे ये सारे के सारे मैं आपको यहां पर मेंशन करता हूं। जब एक्चुअली तौर पर चीज प्रोड्यूस करने के लिए गए तो एक्चुअली तौर पर हमारे ये खर्चे हुए। हमने उसको एस्टिमेट ये दिया कि इतना हम आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन एक्चुअली तौर पर कंपनी का खर्चा कितना हुआ ये हुआ। जरा देखें कैसे कैसे। मटेरियल 120 kg खर्च हुआ, हालांकि हमने एस्टिमेट क्या लगाया था 100 kg, कि 100 kg मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली तौर पर कितना खर्च हुआ 120 का। और 120 × 4 हमारे पैसे कितने खर्च हो गए। मैं यहाँ पर साथ साथ ही कैलकुलेट करता जाता हूँ ताकि आपको सवाल हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो 120 × 4 480। 3 घंटे खर्च हुए हैं, 3 × 10 30 रुपए। ठीक है, ये साथ साथ करते जाते हैं। और 20 × 5 तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। और 2 डेज हमने जो मशीन किराए पर लेनी थी ना एक दिन के लिए, यहां देखें एस्टिमेट देखें, एक दिन के लिए हमने एस्टिमेट लगाया था, वो हमारी मशीन 2 दिन यूज हो गई। तो 2 दिन यूज होगी तो हमारा कितना खर्च हो गया 200 रुपये खर्च हो गया। अब जरा देखें इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी जो है वो ओवरहेड्स नहीं दिए हुए। ये देखें जरा, एक्चुअली तौर पर ओवरहेड्स कहीं पर नहीं दिए हुए। तो हमने अब ये जो ओवरहेड्स हैं ये हमने खुद कैलकुलेट करने हैं। जरा देखें हमारे कितने घंटे खर्च हुए हैं। 3 घंटे ये खर्च हुए हैं और 20 घंटे ये खर्च हुए हैं। कितने घंटे खर्च हुए हैं 23 घंटे खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 23 घंटे लेने हैं ओवरहेड्स के लिहाज से। और हमारा रेट क्या लगेगा, वही 8 रुपए के हिसाब से, 8 पर आवर के हिसाब से हमारा रेट लगेगा। अब आप पूछें कि ये 8 पर आवर कहां से लिया है, तो ये 8 पर आवर यहां से लिया है। ये वैसे का वैसा रहेगा, रेट वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन घंटे एक्चुअली तौर पर एस्टिमेट में तो हमने 20 घंटे लिए थे,
और 20 घंटे के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक 5 घंटे और एक 15 घंटे, इन दोनों को जमा करें तो 5 और 15 20, ये 20 घंटे इस तरह लिए थे। लेकिन जब एक्चुअली तौर पर हमने जो ना वो आउटपुट दी या चीज प्रोड्यूस की, तो हमारे कितने घंटे लगे? 3 घंटे एक लगे और 20 घंटे एक लगे। इस तरह 23 घंटे लगे, 23 घंटों को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, तो हमारे एफ एच कितने हो गए? 23 × 8, हमारे एफ एच हो गए 184। ठीक है, एक्चुअली तौर पर हमारा 184 का खर्च हुआ। ठीक है, अब जरा इसकी कॉस्ट तो कैलकुलेट करें। 184 जमा 200 जमा 100 जमा 30 और 480, टोटल हो जाएगा 994। 994। एक्चुअली तौर पर हमने कितनी पैसे खर्च किए? 994 डॉलर खर्च किए। अब जरा देखें, हमने उसको कितनी प्राइस कोट की थी? 942 प्राइस कोट की थी, माइनस 942। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उससे कितने पैसे लेने हैं? 942 रुपए लेने हैं। हमने खुद कितने खर्च कर दिए हैं? 994 खर्च कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितने पैसे एक्सेस खर्च किए हैं? 52 डॉलर एक्सेस खर्च किए हैं। और इसी को ही हम क्या कहेंगे? 52 डॉलर का हमें नुकसान हो गया। एक्चुअली तौर पर हमें कितना नुकसान हुआ? 52 डॉलर का। दोबारा सुन लें कि हमने कस्टमर से जो प्राइस मांगी थी वो 942 मांगी थी। अब तो चूंकि एक दफा हमने उसके साथ कमिटमेंट कर ली कि हम आपसे 942 डॉलर लेंगे और आपको चीज प्रोड्यूस करके दे देंगे, तो उसने हमें 942 डॉलर ही देने हैं। लेकिन हमारे पैसे कितने खर्च हो गए? 994 खर्च हो गए। हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी सेल्स कम है। तो जो सेल्स कम है तो वो कितनी अमाउंट है? वो 52 डॉलर जो है ना, वो कम सेल है। कम सेल किस चीज को शो करती है? लॉस को शो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका आंसर ऑप्शंस में देखना चाहें तो वो क्या होगा? देखें, वो कहता है ऑप्शन अल्फा में कहता है 52 लॉस। बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑप्शन अल्फा ही क्लिक करती है। बी में 28 लॉस है, ये इनकरेक्ट है। सी में 28 प्रॉफिट है, ये भी इनकरेक्ट है। और डी में 52 प्रॉफिट है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम तो लॉस कर रहे हैं, हम तो नुकसान कर रहे हैं। चीज बनाई है 994 की, और सेल्स प्राइस डिमांड कर रहे हैं कस्टमर से 942। हम तो कम पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो अगर हम कम पैसे डिमांड कर रहे हैं तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 52 लॉस हो जाएगा। और इसके लिहाज से अल्फा आपकी ऑप्शन लॉ। चलिए जी, इसको देखिए जरा। 187। अच्छा, अभी तक के लिए इतना ही है। इस वक्त अफ्तारी का टाइम है, तो मैं रोज़ा अफ्तार कर लूँ, फिर उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर ही ब्रेक करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे 87 88 99 4 और 5, 9 क्वेश्चन और मैं बाद में करूँगा। ठीक है।